बात उस बात की महफिल में जिसके जिक्र का इंतजार कब से था। 1952 का राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी सांकेतिक तौर पर ही सही प्रोफेसर केटी शाह थे। तेलंगाना के संघर्ष के बाद देश की वामपंथी पार्टियां लोकतंत्र में शिरकत करने लगी थी, चुनाव में हिस्सेदारी करने लगी थी। 16 सांसद चुनकर आए थे उनके, और उनको लगता था कि देश का राष्ट्रपति किसी सर्वमान्य व्यक्ति को होना चाहिए, और उन्हें यह कतई नहीं लगता था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो सर्वमान्य व्यक्ति हैं। और ऐसे में राजेंद्र बाबू के खिलाफ कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने तो पर्चा भरा ही, साथ में वामपंथी पार्टियों के समर्थन से प्रोफेसर केटी शाह ने भी पर्चा भरा। प्रोफेसर केटी शाह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए, देश के मजदूर संगठनों से जुड़े हुए। 1938 में जब नेहरू के नेतृत्व में पहली मर्तबा बरतानिया सरकार ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था, तो प्रोफेसर शाह भी इसके मेंबर थे। लेकिन तब से 1952 तक देश के सियासी हालात बहुत बदल चुके थे। नेहरू राजेंद्र प्रसाद के पीछे खड़े हुए थे और शाह पाले के उस तरफ थे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और यह है thelalantop.com के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज महामहिम, किस्से भारत के राष्ट्रपतियों के। लड़ाई सांकेतिक थी क्योंकि 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली थी। विधानसभाओं पर भी कांग्रेस का ही कब्जा था। चुनाव हुए, राजेंद्र बाबू को मिले 5,07,400 मूल्य के वोट, जबकि प्रोफेसर केटी शाह को मिले 92,827 मूल्य के वोट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति भी बन चुके थे। इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि कांग्रेस के 65 सांसदों और 479 विधायकों ने वोट नहीं डाला था। बाद में इसकी सफाई यूं पेश की गई कि राजेंद्र बाबू की जीत तय ही थी, इसलिए इन विधायकों ने तत्परता नहीं दिखाई अपना वोट डालने के लिए। ये एक किस्म का संकेत भी था कि आगे चलकर हमारे लोकतंत्र में किस किस्म का आलस्य आने वाला है। आज भी हम और आप कितनी तत्परता दिखाते हैं अपना वोट डालने के लिए। राष्ट्रपति बनने के कुछ ही समय के बाद देश ने उपराष्ट्रपति चुना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दार्शनिक विद्वान, नेहरू की पहली पसंद। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो उसकी भोर में, बल्कि रात में, 14 अगस्त की रात में नेहरू ने एक ऐतिहासिक स्पीच दी थी जिसका हर कहीं जिक्र होता है। कम जिक्र होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्पीच का, जो उन्होंने नेहरू के ठीक पहले उस संविधान सभा में दी थी। राधाकृष्णन 1952 में उपराष्ट्रपति बन गए। नेहरू का इरादा था कि 1957 में जब राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल पूरा होगा तो राधाकृष्णन को वो राष्ट्रपति बनवाने में सफल होंगे। अब उनके बड़े राजनीतिक विरोधी पटेल भी तो नहीं थे जिनकी मुखालफत की नेहरू ना तो हिम्मत जुटा पा रहे थे और ना सामर्थ्य। लेकिन कांग्रेस पर ओल्ड गार्ड की पकड़ अभी इतनी कमजोर नहीं हुई थी। राजेंद्र बाबू का रसूख इतना हल्का भी नहीं हुआ था कि वो चाह लें और उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाए। नेहरू लाख कहते रहे कि राजेंद्र बाबू की सेहत ठीक नहीं है। जब राजेंद्र बाबू ने एक बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने कह दिया कि मुझे इस संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में किसी भी किस्म की दिक्कत समझ नहीं आती है, तो नेहरू का दाव फेल हो गया। उधर राधाकृष्णन, जिन्हें राजगोपालाचारी की तरह नेहरू ने कॉल दे रखा था कि देश के अगले राष्ट्रपति यही होंगे, नाराजगी झेली। दर्शन की पढ़ाई कराने वाला, मोह माया से दूर रहने का सबक देने वाला शख्स खुद मोह में घिर गया। इतना नाराज हुआ कि उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गया। नेहरू ने किसी तरह से उन्हें मनाया और कहा कि राजेंद्र बाबू के दूसरे कार्यकाल के बाद आप ही का नंबर है। राजेंद्र बाबू की बात 1957 में दोबारा राष्ट्रपति बन गए। 1960-61 आते आते उनकी दमा की बीमारी जोर पकड़ने लगी। इतना जोर पकड़ी कि 19 जुलाई 1961 से 19 दिसंबर 1961 तक राजेंद्र बाबू को अवकाश पर रहना पड़ा अपनी चिकित्सकीय जरूरतों के चलते। 20 दिसंबर 1961 को दोबारा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली, दोबारा सक्रिय हुए और अगले बरस उनका रिटायरमेंट हो गया।
तारीखों पर गौर करिएगा। 13 मई 1962 राजेंद्र बाबू रिटायर हुए। 14 मई 1962 राजेंद्र बाबू पटना के सदाकत आश्रम में रहने पहुंच गए और उनके गुजारे के लिए उनके पास थी 1100 रुपए की पेंशन। इस पेंशन का किस्सा भी है, पर फिलवक्त 4 दिन पीछे लौटते हैं। 10 मई 1962 दिल्ली का ऐतिहासिक रामलीला मैदान। मेरी और आपकी पीढ़ी इन्हें किसी और वजहों से याद रखती है। राजेंद्र बाबू को देखने वाले बताते हैं, लिखते हैं कि दिल्ली में एक शानदार जलसा हुआ। ऐसा लग रहा था कि रामलीला मैदान में पूरा शहर उमड़ आया था। क्यों आया था ये शहर? शहर आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विदाई देने के लिए। कितने लोग होंगे, कितने नेता होंगे, कितने राष्ट्रपति होंगे जिनके बारे में ये बात लिखी जाएगी कि जब उन्होंने संवैधानिक पद छोड़ा तो इस तरीके से लोग उमड़ पड़े। ऐसे ही थे राजेंद्र बाबू, देश के लिए सदा समर्पित। इतने समर्पित कि सितंबर 1962 में उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हुआ और अक्टूबर 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध से जूझ रहे देश के सिक्योरिटी फंड के लिए राजेंद्र बाबू ने अपनी पत्नी के सारे जेवर दान कर दिए। और भारत मां का ये लाल अपनी इस देह की यात्रा 28 फरवरी 1963 को पूरा कर प्रयाण कर गया। कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी नजर आती है। राजेंद्र बाबू को क्या नजर आया होगा? 13 साल का वो लड़का जो अपने ब्याह के लिए पालकी में जा रहा था और इतना थक गया 2 दिन के सफर में कि पालकी में ही सो गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में टॉप करने वाला लड़का जो वकालत में अपना करियर बनाने की सोच रहा था, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल हो गया। लेकिन यूं ही शामिल नहीं हुआ, उसके पहले खत लिखकर अपनी पत्नी और बड़े भाई से इजाजत मांगी। 1939 के कांग्रेस के उथल पुथल भरे दौर को देखने वाला नेता जो नेहरू के कहने पर सुभाष बाबू के बाद कांग्रेस की सदारत के लिए तैयार हो गया, या फिर वो नेता जो 1947 में आचार्य कृपलानी के इस्तीफे के बाद पटेल के कहने पर कांग्रेस की सदारत के लिए एक बार फिर से तैयार हो गया। राजेंद्र बाबू चले गए, उन्हें क्या नजर आया वही जाने। मुझे राजेंद्र बाबू की लिखी सिर्फ एक बात नजर आ रही है जो बेहद मौजूद है, इसलिए आप बहुत गौर से सुने और पढ़ें। मैं ब्राह्मण के अलावा किसी का छुआ भोजन नहीं खाता था। चंपारण में गांधी जी ने मुझे अपने विचारों को छोड़ देने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि जब हम साथ साथ एक ध्येय को लेकर कार्य करते हैं तो हम सब की केवल एक जाति होती है। भारत के नागरिक लगातार अपने कर्तव्य और अपने अधिकार क्रम देखिए, पहले हम कर्तव्यों का जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद अधिकारों का, क्योंकि इस मुल्क की ये नई रवायत हो गई है कि लोग मांगते पहले हैं और अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अदा करना बाद में चाहते हैं। देश के नागरिकों को राजनीतिक चेतना मुहैया कराने के लिए अपना फर्ज यूं ही लगातार पूरा करता रहेगा thelalantop.com। पॉलिटिकल किस्सों की इस खास सीरीज महामहिम किस्से राष्ट्रपतियों के, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।